मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 66। विद्या निकेतन में दो जासूस आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब उसने अपने आसपास देखा तो वह चौंक गए और अपने जादू इस्तेमाल करने लगे कि तबीयत अचानक से उनके शरीर के आसपास एक रोशनी जैसी रस्सी बन गई और वह लोग अपने हाथ पैर नहीं दिला पा रहे थे और अपने शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। तभी आराम से चलते हुए माहेश्वरी उनके पास आ गई और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। उसे देखकर वह जासूस हैरान रह गए क्योंकि माहेश्वरी की उम्र बहुत कम थी पर उसकी जादुई शक्तियां बहुत ही अच्छी। तुम लोगों को पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बहुत सारे मिशन मैं अकेली ही पूरे किए हैं और काले जादूगर को भी पढ़ा है। ये सुनकर उन्हें याद आया कि एक बार उन्होंने सुना था कि बहुत कम उम्र की लड़की है जो बहुत अच्छी जादूकरनी है और उसने अपने बहुत कम लोगों की टीम में बहुत सारे दूसरे दुनिया के जादूगरों को पकड़ा है। अब उन्हें समझ आया कि यह वही जादूगर है। तभी वह दोनों जादूगर एक दूसरे को देखने लगे और कुछ सोचने लगे कि तभी माहेश्वरी ने उन्हें बेहोश करने के लिए कुछ मंत्र बोल और एक धुआं जैसा कुछ उनके ऊपर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद बोलो बेहोश हो गए और दो सैनिक आकर उन्हें वहां से ले गए। ये सभी चीज रुद्र और उसके दादाजी एक गोलाकार कांच के बने चीज में देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मालूम था उनके इस काम के लिए माहेश्वरी से अच्छी कोई और नहीं हो सकती। वह हमेशा माहेश्वरी के काव्य के बारे में जानते हैं, इसलिए विद्या निकेतन के जासूसों को पकड़ने की जिम्मेदारी रुद्र ने माहेश्वरी को दी थी। दादाजी, अगर इससे तुम्हारी तरफ प्रशिक्षण और चुनौती दिया जाता तो ये तुमसे भी अच्छी काबिल जादूगर बनकर निकलती, पर बहुत सारी ऐसी चीज भी है जो उसे नहीं अपने बारे में सबसे छुपा रखा है। दादाजी, मुझे पता है कि माहेश्वरी आरव को पसंद करती है और उसके लिए बहुत ही ज्यादा पागल बन चुकी है। अगर कोई भी उसे यह कह दे कि आरव उसका नहीं है तो ये सुनकर हमेशा पागल हो जाती है। उसके बात सुनकर दादाजी गहरी सांस लेते सर हिला देते हैं और कहने लगे, वह तो है पर इसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जिस लड़ाई में आ रहा है उसे लड़ाई में अगर माहेश्वरी का साथ मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पर अभी तो आरव को माहेश्वरी के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि माहेश्वरी में खुद किसी को कुछ पता चलना ही नहीं देती। अगर हमें उसकी काबिलियत के बारे में पता नहीं लगते तो हमें कुछ पता भी नहीं चल पाता, जबकि वह बहुत ही अच्छी जादूगरनी है और एक बहुत अच्छी लीडर भी जिसने कई मिशन बहुत ही अच्छा है। आपको नहीं लगता हमें माहेश्वरी को उसे टीम में शामिल कर लेना चाहिए, जिस टीम में अभी हमें जादूगरों की सख्त जरूरत है? नहीं, हमें इंतजार करनी चाहिए जब तक कि यह उच्च विद्या निकेतन में ना चली जाए। हाँ, ये भी सही रहेगा। इस बारे में बात करने के बाद रुद्र और दादाजी दोनों ही शांत हो गए। तभी दादाजी ने दूसरे की तरफ देखकर कहने लगी, तुमने क्या सोचा है? आरव को किस तरह से उसके बारे में बताओगे और किस तरह से तुम महल के अंदर उसे रहस्यमय जगह का पता लगाओगी? तुझे जहां तक मुझे पता है ये जश्न 5 दिन के लिए ही है और इन 5 दिनों में हमें आरव को सबकी नजरों से बचकर उसे रहस्यमय जादू रखा पर ले जाना होगा और उससे पहले उसे सुनहरी किताब को ढूंढकर अब को उसे किताब से जन्मजात शक्तियां और वह ज्ञान हासिल करना होगा जो उत्तराधिकारी को करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। उसके बाद ही वह एक रहस्यमय जगह पर जा पाएगा और इन सारी चीजों में हमें कोई महल के व्यक्ति की मदद लेना होगा। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैंने दोनों राजकुमारी हूं को सच बता दिया है। ये सुनकर दादाजी चौंक गए, जिस पर उसे शांत करते हुए रुद्र ने आगे कहा, पर वह सारी चीज नहीं बताई जो हमें पता है। वह बस इतना जानते हैं कि यादव उनके भाई राजकुमार आ रही है और इस वक्त उसकी याददाश्त चली गई है। तो तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम उन दोनों राजकुमारी की मदद लोगे? हाँ दादाजी, मैं रिद्धि सिद्धि की मदद लूंगा। बचपन में भी वह उन्होंने अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। भले ही उम्र में वह हमसे छोटी है पर समझदारी और अच्छी नियत में वह महल के सभी लोगों से बड़ी है। वह हमारी मदद जरूर करेगी। मुझे तो बस परिणाम से मतलब है। मैं ये सारी चीज तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। अब तुम इस किस तरह से अपनी दोस्त को उसकी सही जगह और उसका हक दिलाते हो ये तुम पर है, क्योंकि तुम अब कोई मामूली लड़के तो नहीं हो और इतने सालों बाद तुम वहां जा रहे हो तो संभाल कर रहना होगा। वहां बहुत दुश्मन दोस्त के चेहरे पर छुपे हुए हैं तुमसे बदला लेने के लिए। तुम्हारे दुश्मन जो महल के बाहर और महल में भी होंगे। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, पर तुमने कहा था कि बहुत जल्दी हमें आरव को उसकी शक्तियां और उसका सवालों का जवाब देना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके जवाब मिलने से पहले उसे उसकी शक्तियां मिल जाए और महल के रहस्यमय जगह और उसकी तब को उसका असली वारिस। कुछ देर बात करने के बाद रुद्र अपने कक्ष में चला गया। जब वह कक्षा में आया तो आरव की हालत देखकर वह परेशान हो गया। फिर कुछ समय उसे समझ आया कि यह सब पहली बार सफर करने के लिए के कारण हो रहा है। जहाज में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आरव को अच्छा महसूस हो सके। तभी युद्ध ने कुछ कहा जिससे अब ने किया तो उसे कुछ अच्छा महसूस होने लगा। अब एक आयुर्वेदिक वेद का अच्छा विद्यार्थी था जिसे जड़ी बूटी और बहुत सारी चीजों के बारे में दूसरों से काफी ज्ञान था। उसने इस ज्ञान का फायदा उठाते हुए आरव ने अपने जादू से अपने शरीर को काबू में किया और कुछ ऊर्जा अपने गुलाबी सुनहरी रोशनी से लेकर अपने कमजोर हो रहे शरीर को ताकत देने लगा। कुछ दिन में वह पहले की तरह हो गया, फिर भी उसे चक्कर आ ही रहे थे। तभी एक नौकर उनके रूम में आ गया और रुद्र और बाकी सबको जहाज के खाली जगह पर आने का आमंत्रण। नियम सभी राजकुमार या मिलकर वहां पर एक अलग ही तरह का पार्टी कर रहे थे जिसे शामिल होने के लिए रुद्र को भी बुलाया गया था। उनके लिए एक अच्छा मौका था।
रुद्र से अपने जान पहचान बनाने के लिए रुद्र हमेशा अपने क्लास को पढ़ने के बाद तुरंत वहां से चला जाता है। आगे पीछे छोटे बड़े उम्र के थे, पर ऐसा कहा जा सकता है कि रुद्र और बाकी राजकुमार राजकुमारी की उम्र में इतना फर्क नहीं है, बस जादू के मामले में राजकुमार के शक्तियां और रुद्र की शक्तियां में काफी अंतर है। रुद्र पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जादूगरों में से एक है, जिसे कई बड़े जादूगर बहुत ही मान सम्मान और आधार की नजरों से देखते हैं। ये देखकर वह थक गई होगी, इसलिए अपने पक्ष नहीं होगी, सभी लोगों की बातें सुन रहे थे और जवाब दे रही थी। आरव को अब उल्टी होना बंद हो गया और अब उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी, इसलिए वह चलते चलते अपने कक्ष की बाहर चला गया और धीरे धीरे उसे कक्षा में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी थी, जिसे सूंघते हुए आरव राजकुमारी काव्या के कक्ष में पहुंच गया। इस वक्त तक उसके चेहरे पर नकाब नहीं है। एपिसोड 67। अचानक से किसी को अपने कक्ष में आता देखकर काव्य थोड़ी सतर्क हो गई और उसे तरफ मुड़कर देखने लगी, पर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा तो आरव को देखकर वह हैरान रह गई और वह उठकर उसके सामने आ गई। आप भी जब सामने काव्य को देखा तो उससे महसूस हुआ कि वह उसने अभी भी नकाब नहीं पहना है। ये देखकर वह अपने आप को गालियां देने लगा और वही काव्य लगातार आरव को देख रही थी। आरव, अब मैं क्या जवाब दूंगा? अगर राजकुमारी काव्या ने पूछ लिया कि मैं यहाँ अचानक से कैसे आया, अगर उसने सभी को बता दिया तो? इस वक्त आरव के मन में ऐसे ही कुछ चल रहा था। वही काव्य बस शांत निगाहों से आरव को देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे भाव एक साथ नजर आ रहे थे और इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग सा एहसास था, जिसे बहुत जल्दी काव्या ने छुपा ली और हैरानी के साथ उसे देखकर कहने लगी, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो पारस साम्राज्य? आरव ने सर हिला दिया, तभी उसके पेट से आवाज आने लगी। काफी टाइम से उल्टियां करने के बाद उसका पेट एकदम से खाली हो चुका था और उसे अब भूख लगने लगा था, इसलिए खाने की खुशबू सूंघते हुए वह यहाँ पर आ गया था। ये देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी होने लगे, पर काव्य ने उसका हाथ पकड़कर खाने के मेज पर बैठा दिया और उसे खाना सर्व करने लगी। आरव ने भी सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए, फिर बाकी बारे में सोचेंगे, क्योंकि इस वक्त उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। कुछ पल तो वह दोनों शांत रहे, पर धीरे धीरे कर अपना खाना खाने लगे। इस दौरान उन दोनों में जरा भी बात ही नहीं हुई, बस एक दूसरे को इशारे में खाना सर्व कर रहे थे। खाना सच में बहुत ही लाजवाब था, इसलिए वह दोनों बस शांति से बैठकर अपना खाना खा रहे थे। कुछ देर के बाद वह दोनों ऐसे ही शांत बैठी थी। आरव की नजर तो बस इधर उधर जा रही थी कि काव्य का कमरा भी रुद्र के कक्षा की तरह बहुत ही शानदार और सुंदर था। यह मेहमानों के लिए बनाया गया है, जहां हर सुविधा मौजूद था। काव्या ने आपको आरव का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसने थोड़ा गला खरचा, जिससे आरव ने काव्या की तरफ देखा और सर हिला लेते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ, वह, अगर मैं उसे इस तरह से अटकता देखकर काव्या ने कहा, पहले तुम शांत हो जाओ फिर मुझे बताओ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं करना। जादुई दुनिया में बहुत सारी चीज हैं जिसे हम हर किसी को नहीं बता सकते हैं, और तुम्हारे यूनिफॉर्म को देखकर मैं सब बता सकती हूँ कि तुम रुद्र के साथ हो। इसका मतलब तुम कोई मिशन पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस बदले में तुम्हें मेरे बात माननी पड़ेगी। आरव किस तरह की सर्दी, एकदम से परेशान होकर कहा। उसे माहेश्वरी की धमकी याद थी। हमेशा जब भी काव्य और माहेश्वरी के बीच झगड़ा होता था, आरव गलती से काव्य का हाथ पकड़कर उसे माहेश्वरी से अलग करता था, तो ये देखकर माहेश्वरी को बहुत ज्यादा जलन होती थी और उसने एक दिन और गुस्से में कहा भी था कि आरव काव्या से दूर रहे। वह हर वक्त उससे यही बात कहती थी कि विद्या निकेतन में चाहे जितना भी लड़की उसके साथ तुम बात कर लो या कुछ भी, और पर तुम काव्य से दूर रहो। अगर महेश्वर को पता चल जाता कि वह और काव्या इस वक्त एक साथ विद्या निकेतन जा रहे हैं, तो पता नहीं वह गुस्से में क्या कर जाएगी। इसलिए कुछ सोच रहा था कि वह माहेश्वरी से सच्चाई कैसे छुएगा। उसे इतना सोचता देखकर काव्या ने आगे कहा, मैं कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं रख रही हूँ, मेरे साथ बस बहुत छोटी सी है, और यह है कि हम दोनों जब तक हम वापस विद्या निकेतन नहीं लौट जाते तब तक। ये सुनकर आवाज सोचने लगा और उसे समझ नहीं आने लाया कि वह क्या करे। अगर उसने काव्या की बात नहीं मानी तो वह मुसीबत में पड़ सकता है, और अगर वह उसकी की बात मानेगा तो ज्यादा से ज्यादा काव्य उसे कुछ चीजों में मदद ही मांगेगा, या कुछ और कुछ नहीं। सभी चीजों के बारे में सोचकर आरव ने सर हिलाया और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, पर मैं जब भी खाली रहूंगा तब मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। बाकी समय के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, और तुम इतने साल नहीं गई हो, तुझे भी जानते होगी कि मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो तुम मुझे किसी के सामने और महत्वपूर्ण कम समय बिल्कुल भी बीच में नहीं आऊंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी सभी सेट मंजूर है, बस तुम मेरा साथ मान जाओ और मेरे साथ बैठकर, क्योंकि इस सफर में मुझे नींद आने वाली नहीं है। यह जहाज बहुत ही इधर उधर हिल रहा है। हालांकि जादू से हम कक्षा के और जहाज के अंदर कोई भी सामान अपनी जगह पर स्थिति रहेगी। काव्य नीतू अपनी शर्त बता दे, पर सर्किट को जानकर बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जब भी वह कार्य की करी जाता है, एक जानी पहचानी सी बेचैनी उसे होती थी। इस बात को कई बार महसूस कर चुका है। वही सकते हुए लकी लाइट बंद कर दे तो आरोग्य बैठने के बाद काम में अब आरोन को देखने लगी और कहने लगी, वैसे तो इस यूनिफॉर्म में काफी ज्यादा है, सब लग रहे हो बस तुम्हारे बाल। अगर कुछ इस तरह से यह कहते हुए काव्य आरोग्य करीब आ गई और उसकी पीछे खड़ी होकर उसके
बाल को खोल दिया। ये देखकर आराम से मुड़कर देखने लगा तो उसके कंधे पकड़कर काव्या ने सामने की तरफ कर कहा, मुझे कुछ नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हारे बालों का, बस मुझे इस अच्छे से बांधने का मन कर रहा है, क्या तुम्हारी इजाजत हो तो मैं ऐसे बांध दूं? ये सुनकर आ जाओ, क्योंकि उसे अपने बाल बहुत ही पसंद है। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है, पर अगर मेरे बाल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे सुनकर काव्या हंसने लगे और कहने लगी, तुम सच में बहुत अलग हो, बाकी लड़के मेरे पास आना चाहते हैं तो वही तुम मुझे भागते रहते हो, ऐसा क्यों? कुछ ऐसा उसका चेहरा हो गया था जिसे बता पाना नामुमकिन हो। फिर उतनी ही पल में उसने अपना चेहरा के भाव छुपा लिए और आरव के बालों को बंद बनाने लगी। अरब में भी आगे कुछ कहा ही नहीं और ऐसे ही बैठी रही। जब आरव के बात को अच्छी तरह से बढ़ने के बाद कार्य उसके सामने एक दर्पण रखकर उसे दिखाने लगी तो आगरा में खुश होते हुए कहने लगा, अरे वह ये तो काफी अच्छा है, आपसे मैं ऐसे ही अपने बाल को रखूंगा। जिस पर काव्य मुस्कुरा दी। कुछ दे इधर उधर की बातें करने के बाद आर वहां से चला गया और जैसी वह उसे कब से बाहर निकाला उसके कारण और रुद्र मिल गई जो उसे ही ढूंढ रहे थे। काव्य के कब से बाहर आते आते देखकर रुद्र और करण के चेहरे पर एक अजीब स्वभाव आ गए और वह दोनों अजीब नजरों से अब को देखने लगे, क्योंकि इस वक्त आरव में अपना नकाब भी नहीं पहना था। रुद्र पहले से अपने कमरे में ले आया, फिर उसे पर सवालों की बारिश कर दी। इसका जवाब आई लव यू सच सच कह दिया। इसके बाद तो करण और रुद्र में आपसे कुछ कहा नहीं, पर उनके मन में बहुत सारी चीज चल रही थी। बस भी लेते ही उसे नींद आ गया और वह गहरी नींद सो गया। वही कर आरव के जाने के बाद काव्य की फीस एकदम से बदल गया और वह दरवाजे की तरफ देखकर एक तक दरवाजे को ही देखने लगी। मुझे उसे दिन की याद आ गई जिस दिन माहेश्वरी और आरव उसे कक्षा में बैठकर बातें कर रहे थे। उसे दिन कोई और नहीं आरव ही था, काव्य ही थी जो छुपा कर माहेश्वरी और आपकी बातें सुन रही थी और उसे समझा आने लगा आरव की सच्चाई, इसलिए उसके करीब रहकर उसके बारे में जानना चाहते थे। उसे यह बाकी लोगों की तरह आप पर सब था, पर वैसे ही उसने महेश्वरी के मुंह से सारी सच्चाई सुनी तो उसे बुरा यकीन हो गया कि यह वही है जिसे उसने मार डाला था और धीरे धीरे करके काव्या को सारी सच्चाई पता चल गई। हर वक्त रुद्राको का आरोप के साथ आना या उसे लेकर कहीं गायब हो जाना। हालांकि यह सारी बातें कोई नोटिस नहीं कर रहा था, ना कोई देख रहा था, पर इन दोनों काव्य लगातार आरव पर अपनी नर्सरी बनाए हुई थी और जैसे जैसे पुत्र और आरव की दोस्ती हो रही थी वैसे वैसे काव्य करसेक हकीकत में बदलते जा रहा था। और उसे रात जब करण से आरव उसे सपने वाली लड़की के बारे में बात कर रहा था, ये जानकर तो काव्य को पूरा यकीन हो गया कि आरव ही राजकुमार आरव है। ये से जाने के बाद काव्य उसके पास जाना चाहती थी और अपने गुनाह और गलती की माफी मांगकर उसके साथ आना चाहती थी, पर यह अब नामुमकिन था, क्योंकि अगर वह सारी सच्चाई यारों को बता देती तो आरव से नफरत करता हूं जो उसे रात 12 बजे ने कहा था, और उसने ये भी कहा था कि अगर उससे वह लड़की मिल जाएगी तुम मुझसे जान से मार दे डालेगी। इसलिए ये सारी चीज सुनकर काव्य को कभी हिम्मत ही नहीं है कि यादव को सच्चाई बता सके, पर वह सोच रही थी कि आपको उसके बारे में कभी नहीं पता चलेगा। ऐसी अपनी सारी चीजों के बारे में काव्य सोच ही रही थी कि तभी उसे एक झटका सा महसूस हुआ। ये जहाज के हिंदी की कारण हुआ था। काव्या ने अपना ध्यान वहां से हटाकर अपनी बिस्तर पर लेट गई, पर उसकी आंखों से नींद को छुपाया थी, कोसों गया थी, गायब थी। वह सोचेंगे कि कैसे हो का विश्वास जीतेगी, तभी वह अचानक से उठकर बैठ गई और परेशान आवाज होगी खुद से ही सवाल करने लगी, अगर राजकुमार अरोड़ा और बाकी सभी को पता चल जाएगा कि आ रहा है आरव की राजकुमार आरव है, तब क्या होगा? क्या होगा? फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा? नहीं, इस बार मैं उसकी कोई भी शैलेंद्र षड्यंत्र को कामयाब होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं आरव को कोई भी खतरे में नहीं डालना चाहूंगी। अगली बार मेरी गलतफहमी और बेवकूफी के कारण मैंने उसे खो दिया। तभी उसे याद आया कि आ जाओ रुद्र के खास सैनिक बनकर वहां जा रहा है, इसका मतलब उसे अपने चेहरे को छुपा कर रखना है और बिना रुके शक्तिशाली कमांडर का ऑर्डर करना पड़ता था। मुझे एक बहुत ही अच्छा कमांडर था जिसकी सुरक्षा के लिए हर दम नीचे दार्जिलिंग कमांडर तमर ड्यूटी थी और उसे हराना नाम लेकिन होता था, क्योंकि कमांडो की शक्तियों की बात आंखें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वह वही 2 कमांडर होते हैं जो शक्तिशाली कमांडो की रक्षा करते हैं। काव्य ने चैन के सांस ली। उसने सोचा एक बार मैं राजकुमार वैभव की सच्चाई पूरे महल के सामने ले आओ, फिर तिवारी को बताऊंगी कि आखिर किस क्या शोभा देते हैं क्या नहीं, आखिर उसकी सगाई तो मेरे से ही हुआ है। वह मैं अब अपने मंगेतर को किसी और लड़की के साथ देख कैसे सकती हूँ? मैं चाहती हूँ महेश्वरी को बहुत अच्छी तरह से जवाब दे सकती थी और उसके पास कोई सवाल भी नहीं रहता। मेरे और आर के रिश्ते के बारे में उसने कह दिया तो क्या मारा उसका हो गया? रिश्ता तो हमारा है जो पूरी दुनिया को पता है कि आरव मेरा है। कौन? वही आरव के सोने के बाद काव्य, आप कारण और रुद्र। वही आरव के सोने के बाद आरव की सोने के बाद रुद्र और कारण उसे सोता हुआ देखकर अपने अपने सोचकर परेशान हो गए। रुद्र वह अपने दिव्य दृष्टि से ये भी पता लगा चुका था कि काव्य को आपके ऊपर शक हो चुका है, पर वो किस बात को लेकर डर रही है ये भी उसे पता नहीं। पर हैरानी बारे में बात यह है कि आप तक काव्या ने आरव को सच्चाई बताई क्यों नहीं? वही कारण सोच रहा था, अगर कामयाबी ने आरव को क्या पहचान को। एपिसोड 68। पारस साम्राज्य के महल में रिद्धि भागते हुए किसी और जा रही थी, उसका पीछा दासिया भी कर रहे थे। उन्हें इतनी तेज जल्दबाजी में जाता देख चुके हैं। रिद्धि एकदम चंचल और हर का हर वक्त जल्दबाजी में रहने वाली, ज्यादा जल्दबाजी में किसे ढूंढ रही है? अक्षर दोनों बहनें साथ ही रहती है, पर इस जने की तैयारी और मेहमानों के व्यवस्था के लिए वह लोग अपने अपने काम में बिजी थे।
रिद्धि दौड़ते हुए टेरेस पर बने बड़े से एरिया में पहुंच गई जहां सिद्धि बहुत ही शांति से सभी को उनका काम समझ रही थी। अचानक से रिद्धि भागते हुए आई हुई नजर आई, जिसे देखकर वह उसे और चली गई। जब रिद्धि ने देखा कि सिद्धि उसके पास आ रही है तो वह वहीं पर रुक गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके दासी अभी कुछ कदम पीछे रुक गई। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दीबाजी में यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी वह आसपास देखते हुए शांत आवाज में कहने लगी, अकेले में। जिसे सुनकर सिद्धि ने आसपास देखा तो सब उनसे कुछ दूरी पर इधर उधर चले गए। रिद्धि सिद्धि दोनों एकांत में एक साइड रखे झूले पर आकर बैठ गए। वहां बैठने के बाद सिद्धि से रिद्धि ने कहा, दीदी आरव भाई आ रहा है रुद्रा भाई के साथ। यह कहते हुए सिद्धि खुशी से रिद्धि को गले लगाने। आखिर चल क्या रहा है, ये दोनों बहनें इतनी खुश कैसे हैं जबकि इन्हें तो इस वक्त गहरी चिंता में होना चाहिए। दूसरे और टेरेस पर दोनों राजकुमारी माया जया उन दोनों बहनों को देखकर जल रही थी और यह सारी बातें कर रही थी। हाँ, अगर ऋषि या कपिल भाई यहाँ होते तो वह लोग इतने दूर से उनके बातों को सुनकर हमें बता पाए कि उन लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं। हमारी शक्तियों अभी वहां तक नहीं पहुंची है। पर उनकी बात को दोनों राजकुमारियां अपनी शक्तियों से सुन पा रहे थे। उन्हें उनकी बात सुनने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। हम दोनों ने मुस्कुराते हैं उन दोनों राजकुमारी की तरह देखा और एक चिड़ी हुई स्माइल के साथ उन्हें एक नजर देखकर अपने अपने काम में लग गई। वहां से जाने के बाद ही ऋषि और कपिल वहां पर आए और अपने दोनों बहनों को गुस्से और जलन से जलता हुआ देखकर वह दोनों समझ गए कि एक बार फिर से इनको मौका खाना पड़ा। तभी ऋषि ने कहा, आप क्या हो गया जो तुम दोनों इस तरह से मुंह बनाकर अपना खून जला रही हो? भाई आप थोड़ी जल्दी नहीं आ सकती थी क्या? अभी वह दोनों घमंडी हमें नीचे दिखाकर चली गई। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने? पता नहीं। वह चुड़ैल रिद्धि की बच्ची इतनी जल्दी जल्दी अपनी दूसरी बहन के पास आए और उसे अकेले में ले जाकर कुछ कहीं। इसके बाद वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और यह सारी चीज हमने अपनी आंखों से देखी, पर हमें समझ नहीं आया कि ये दोनों इतनी खुश क्यों हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है जो इन दोनों हमसे छुपा रहे हैं। ये सुनकर कपिल और ऋषि एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक मंत्री वहां पर आकर कुछ कहा, जिसे सुनकर उन्होंने हाँ में सर हिलाया और उसे मंत्री को कुछ कहकर ऋषि ने उन तीनों को देखकर कहा, चलो हमें मेहमानों का स्वागत करना है और आज का आयोजन हमारे दिन में है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिसने भी हमारे मेहमान है बहुत ही प्रसिद्ध है और तुम्हारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और प्रिंसिपल दिन भी आने वाले हैं, साथ में उनका उत्तराधिकारी भी। जैसे कि तुम लोगों ने चाहा था वैसे ही वह भी इस आयोजन में शामिल होने आया है। इससे ज्यादा मदद मैं नहीं कर सकता, बस तुम्हारे कहने पर मैंने उसे यहाँ बुलाया है। ठीक है भाई, हम उन्हें लेने चले जाते हैं और आप विद्या निकेतन के मेहमानों को कुछ देर ऐसे ही आपस में बातें करने के बाद वह चारों अपने अपने काम के लिए निकल गए। ये जश्न सच में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को अलग अलग कार्य सौंपा गया था। वहीं दूसरी तरफ आरव और कारण रुद्र के साथ उसके अंगरक्षक बनाकर भारत साम्राज्य के लिए निकल गए और परस साम्राज्य के 4 राजकुमार राजकुमारी यानी ऋषि कपूर और उनकी बहनें दोनों के साथ उन चारों ने आचार्य उत्तम देव के साथ आए बाकी राजकुमार राजकुमारियां का स्वागत किया और आदर के साथ साम्राज्य के महल ले गए, जहां उन्हें अच्छे खान पान और आदर पूर्वक उनका एक आयोजित आयोजन में शामिल किया, जहां नाच चुकाना और बहुत सारे मेहमान पहले से ही उपस्थित है। यह इवेंट काफी लंबा चलने वाला था, पर इस समारोह में ना कोई राजा ना ही कोई रानी या कुछ खास तरह के मंत्रिमंडल शामिल नहीं हुए थे। ये सिर्फ उनके स्वागत के लिए आयोजित एक आयोजन था। यह अलग अलग भाग में बता हुआ है। ऊपर एक अलग से स्थान में आचार्य उत्तम देव और रुद्र के साथ रात को हमारी काव्य और पारस को ऊपर की ओर ले जाकर उनको बहुत मन और सम्मान के साथ बाकी श्रेणी श्रेणी के जादूगर और जादूगरनियों के साथ राजा रानी किया मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, पर एक विशेष पदाधिकारी ही आचार्य उत्तम देव के साथ बात कर सकता है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं था, पर हर कोई आचार्य उत्तम देव की प्रतिष्ठा और उसके शक्तियों से वाकिफ थी और अगर कोई दूसरा इस साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति थे तो वह राजा कुंभदेव के बाद राजपुरोहित और आचार्य उत्तम देव ही थे। कुछ देर में अलग अलग देश के प्रतिष्ठित लोग भी वहां पर आने लगे। इतने लंबे सफर करने के बाद उनके खाने पीने का इंतजाम वह चलो राजकुमार राजकुमारी ने किया था, जिसकी मदद उनके दास दासियां और सैनिक कर रहे थे। वहां पर सिर्फ अलग अलग देश और साम्राज्य की बहुत ही उच्च दर्जे के जादूगर उपस्थित थे। उत्तम देव जी भी उन लोगों से मिलकर देश दुनिया के बारे में जान रहे थे कि वहां पर किस तरह से वह लोग अपना जीवन बुरी शक्तियों और बुरी ताकतवर से किस तरह मुकाबला कर रहे हैं। वही रुद्र के पीछे राजकुमारी और उसी की तरह अगला उत्तराधिकारी बनने वाले राजकुमार और जादूगर मौजूद है। एपिसोड 69। यार ये लोग कितने सारी बातें करते हैं, मैं तो थक गया उनकी बातों को सुन सुन। ये सारी तो वही बातें हैं जो विद्या निकेतन के बच्चे और बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुन चुका, करण ने आता कर कहने लगा। वही आरव सारी चीजों को देखा और सुन रहा था। उसके दिमाग में महल के अंदर आते हुए बहुत सारे अदृश्य चित्र चल रहे थे जो बहुत धुंधले नजर आ रहे थे। आरव का सर बहुत जोरों से दिखने लगा। वह जैसे तैसे करके
अपनी शक्तियों का संचालक अपने दिमाग में करने लगा, जिससे उसका दिमाग थोड़ा काम प्रेशराइज हो रहा था। वह एक वेद छात्र था, इसलिए उसे अपने शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया क्रिया का बहुत अच्छा और गहरा अध्ययन था। पर रुद्र ने मानव को परेशान होता देख लिया था, इसलिए वह उसे आसपास लोगों को साइड करके एक किनारे खड़ी आ रहा और करण के पास आ गए और कहा, चलो हम अपने कक्ष में चलते हैं। ये कहकर वह दूसरी बार देखने लगा तो एक सैनिक वहां पर आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इसके पीछे पीछे रुद्र और कारण आ रहा है। दोनों ही साथ में चल रहे थे। महल के दूसरी और छोटे छोटे और बहुत सुंदर कक्षा बना हुआ था, जहां से दूसरी और पहाड़ और पारस साम्राज्य का बाजार देखा जा सकता है और वहां से आती जाती शोध भी वहां सुनाई दे रही थी। वहां जाकर सीता बिस्तर पर लेट गया, कारण कभी कुछ ऐसा ही था। रुद्र, तुम लोग यहीं पर आराम करो और भूल कर भी यहां से बाहर मत निकालना। ये सुनकर दोनों और आरव और करण एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कि उन लोगों ने बहुत ही अजीब बात सुन ली हो। रुद्र उन्हें देखकर आराम मुस्कुराकर कहा, मेरा मतलब है कि यह महल बहुत ही जादू भूल भुलैया है। तुम दोनों कहीं भी घूम सकते हो और यहाँ के सैनिक और जासूस किस लिए मौजूद है, किसी को नहीं पता। ये महल के किसी के खास वफादार हो सकते हैं, या कोई दुश्मन भी जो नजर रखने के लिए अपने जासूस भेजे हैं, या कोई हत्यारे भी। और इसी तरह के लोगों को पकड़ने और संभालने के लिए यहाँ के सैनिक पहले मार दिया जाता है, उसके बाद शक किया जाता है। करण, पर हमने तो तुम्हारा दिया हुआ यूनिफॉर्म पहन हुआ है, तो इसे देखकर कौन पहचानेगा। सभी को लगेगा कि हम तुम्हारे अंगरक्षक और तुम्हारे साथ है। भला कौन इतने बजे जादूगर की अंगरक्षक पर हमला करने का सोचेगा। रुद्र, तुम्हारी शक्तियों को बहुत दूर से ही पहचान जाएंगे और उन्हें कमजोर लोगों को मारना बहुत पसंद है। आज करके महल के जादूगर और शक्तिशाली लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, पर उनके लिए काम करने वाले लोग जरूर तुम्हें मारकर तुम्हारी शक्तियां से अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। रुद्र की बात सुनकर आरव ने गुस्से में कहा, और कुछ बाकी रह गया है तो वह भी बता दो। ऐसा लग रहा है तुम मुझे किसी का शिकार बनाकर ले हो। यहाँ के लोग मुझे शिकार समझकर शिकार करेंगे, और तुमने अब तक हमें ये बता दिया कि हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, पर तुमने अब तक हमें यह नहीं बताया कि हम ये सब कब और कैसे करेंगे। तुम सभी चीजों को एक साथ मुझे बात क्यों नहीं देते, हर बात छुपा कर रखी है। तुमने मेरे बारे में नाटक की, मेरी शक्तियों के बारे में भी तुम्हें पता है क्या। ये शक्ति मुझे करने के बाद मैं तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। आरव ने रुद्र को देखकर कहा, मुझे इस वक्त बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, फिर भी उसको यह सवाल करने से रोक नहीं पाया। उसे महल बहुत जाना पहचाना लग रहा था। आरव के दिमाग में कुछ अजीब घटनाएं घटने की एक अदृश्य सा घटना देखने लगा, जो साफ तो नहीं पर थोड़ा बहुत उसकी आंखों के सामने आ जा रहे थे, जिससे वह बहुत परेशान हो रहा था। रुद्र मुस्कुराते हुए खाने लगा, पागल, मैं मजाक कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा था कि बिना मुझे बताए इस कमरे से बाहर मत जाना। अभी तुम लोग आराम करो, कुछ समय में मैं खाना भेज दूंगा, उसे खाकर आराम करना। आरव, तुम कहीं जा रहे हो? मुझे खास लोगों से मिलना है जो अभी इस वक्त वहां मौजूद नहीं है, इसलिए। और आरव, मेरी बात को अच्छे से याद रखना जो मैंने तुम्हें समझे और बताई है। साथ ही साथ अपनी तबीयत का भी मैंने देखा कि किस तरह तुम्हारा सर भारी हो रहा है। महल के अंदर आते हैं, ये महल बहुत ही जादू है, इसलिए वह तुम्हारी शक्तियों को खींच लगी या तुम्हें शक्तिशाली जादुई शक्तियां देगी। और किसी भी तरह से तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी शक्तियों को सभी लोगों से छुपानी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े जादूगर और शक्तिशाली लोगों की कमी नहीं है। वह बहुत आसानी से तुम्हें पहचान जाएंगे और तुम्हारी शक्तियों को भी। अगर तुम उनसे छुप नहीं पाए तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, और गलती से तुम उसके सामने आ गए और कोई सवाल किया तो उसे सवाल से बचने की कोशिश करना, तभी तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगे। करण, क्या ये सब करना जरूरी है? करण ने हैरानी से पूछा। उससे पहले ही सब था कि कुछ ना कुछ कारण और आरव और उनसे उससे कुछ छुपा रहे हैं, और उन्हें उसे कुछ अंदाजा भी लग गया था, जिसे वह मानना नहीं चाहता था, पर वह इंतजार कर रहा था हर और रुद्र के कुछ कहने का। रुद्र, बिल्कुल, आरव की शक्तियां बहुत खास है और हम उसे खा सकते के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इससे आगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा, पर अभी नहीं, अभी तुम आराम करो। ये कहकर रुद्रा उन दोनों को छोड़कर महल के दूसरे ओर चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि यह सारी चीज आरव और करण के लिए नहीं है, नया है। तभी रास्ते में उन्हें कुछ जान पहचान वाले जादूगर मिल गए। वह लोग कल 3-4 लोग थे, जिनमें से उनका लीडर एक नंबर चौराहा और अच्छी पर्सनैलिटी का था। उसकी दाढ़ी मुझे उसकी उम्र को छुपा नहीं पा रही थी, और उसका लंबा कोट देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही सीधा और काबिल जादूगर के साथ साथ कुछ अलग दर्जे का पदाधिकारी भी है। उसने रुद्र को देखकर मजाकिया अंदाज में कहा, काफी सालों बाद मुलाकात हुई है तुमसे जवाब जानबाज जादूगर, अभी भी तुम्हारा वही शौक है? रुद्र, शौक इतनी आसानी से नहीं बदलते, बस लोग भूल जाते हैं कि हर खिलाड़ियों का खिलाड़ी होता है। जिसे आज शौक कह रहे हैं वह मेरी आदत है, जो इतनी आसानी से नहीं बदलता। गुरु, तुम सच में काबिलियत तारीफ हो। आज भी वही तेजी और खतरों का साधना करने की काबिलियत रखते हो तुम। नहीं तो जब मुझसे मिले थे तो मुझे लगा था कि उसे वक्त बच्चे हो, इसलिए अपने जान की चिंता नहीं है। रुद्र, ना मैं उससे वक्त बच्चा था, ना मैं इस वक्त बच्चा हूँ। बहादुर और ताकत उम्र से नहीं, काबिलियत से आती है, और यह आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। गुरु, वैसे तो मैं आपसे और से बहुत सारी बातें करता, पर अभी मुझे कुछ जरूरी लोगों से मिलना है, तो क्या आप मुझे रास्ता देंगे? गुरु, हाँ हाँ बिल्कुल, आप जाए, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। यह कहकर वह साइड हो गया।
आखिर यह है कौन जिसने आपके साथ इस तरह से बात किया? एक लड़का जो उनकी बातें सुन रहा था उसने गुरु को देखकर कहा, यही है इस देश के सबसे बड़ी विद्या निकेतन का अगला वारिस और सबसे बड़ा कमांडर जादूगर जिनकी बातें मैं तुम्हें बताता था। इसकी उम्र तुम्हारी जितनी ही है, पर देखो तुम्हें और इसमें कितना फर्क है। तुम एक विद्यार्थी हो और यह एक विद्यानगर का उत्तराधिकारी। एपिसोड 70। ऋषि भाई, आपको नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ पर दो लोगों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है और वह दो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है? क्या आपको लगता है कि वह दोनों राजकुमारी हमारी बातों को समझ चुकी होगी, इसलिए कोई यहाँ पर नहीं है? कपिल ने ऋषि की तरफ देखकर सवाल किया। ऋषि ने कहा, नहीं पता मुझे, पर मुझे इतना पता है कि आज नहीं तो कल उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि वह दोनों अकेले ही हमसे मुकाबला नहीं कर सकती। वह बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगी कि उन्हें हमारी मदद लेनी ही होगी। आखिर हम भी शक्ति के मुकाबले उनके बराबरी के ही है और वह हमसे लड़ तो नहीं सकती, क्योंकि यह नियम के खिलाफ है। वह सब छोड़ो भाई, ये बताओ कि सुबह को दोनों राजकुमारी है कहाँ है? मैंने सुना कि वह दोनों राजकुमारी है आज सारी तैयारी बहुत ही जोरों तैयारी कर रही है, शाही दावत की, जैसे कि यह जश्न उनके लिए रखा गया हो। तभी उनकी बहनें वहां पर आ गई और कहने लगी, भाई। कपिल ने तभी उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों कुछ वक्त के लिए हमें अकेला नहीं, सबसे अच्छा तो तुम दोनों वही रहती जहां तुम इतने सालों से रह रही हो। कम से कम हमें शांति तो मिलती। एक तुम दोनों हो जो किसी काम के नहीं हो सिवाय एक दूसरे की लड़ने और दूसरों से जलने की। अब क्या हुआ? अपने भाई की डांट सुनकर वह दोनों का मुंह बन गया और कहने लगी, वह तो हम आपको एक खास खबर देने आए थे, पर आप तो हमें ही चिल्ला रहे हो। अच्छा, ऐसा क्या खबर लेकर लाए हो जो तुम इतनी उतावली हो रही हो? अभी कुछ वक्त बाद शही दावत शुरू हो जाएगी और पिताजी भी आने वाले हैं। अगर तुम दोनों में से किसी ने कोई कांड किया हो तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। भाई, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो आपको ये बताने आए थे कि बहुत सारे लोगों के बीच यही बातें हो रही है कि आखिर पारस साम्राज्य का उत्तराधिकारी है कौन, और वह लोग हमारे साम्राज्य की मंत्री और बाकी सभी लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। अब तक तो हम 5 लोग ही प्रजा और दुनिया के सामने हैं जो इस महल और साम्राज्य की राजकुमारियां और राजकुमार है। पर सभी को इसके साथ एक बात भी बताती कि हम में से कोई भी राजा की पहली संतान नहीं है, इसलिए सब राजा की पहली संतान के बारे में बातें कर रहे हैं और पहले संतान को लेकर अलग अलग बातें कह रहे हैं और कुछ उपाय भी अब महल के बाहर जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दो। इस वक्त हमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम किसी की नजरों में जाकर आ जाए। आ जाओ यहाँ से तुम और शाही दावत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि शाही दावत में तुम लोगों के राजकुमार रुद्र और तुम्हारी यूनिवर्सिटी का अगला उत्तराधिकारी अपने गुरु के साथ आने वाला है। उसकी बात सुनकर दोनों राजकुमारियां एक पल में ही वहां से गायब हो गए। ये देखकर दोनों भाइयों ने अपना सर हिला दिया। उनकी बहन बहुत ही ज्यादा नादान और बेवकूफ थी, जिसके कारण उन्हें कई मुसाफिर मुसीबत का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। अगर उनकी बहनें भी राजकुमारी रिद्धि सिद्धि की तरह होशियार और चालाक होती तो उनको कभी भी उन दोनों राजकुमारी को अपनी तरफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि राजा गुमदेव कुंभदेव हमेशा शक्तियों के बलबूते पर ही अपना फैसला सुनाते हैं, जिससे उनका पल्ला भारी होता। इस वक्त उनका पाल भारी है, पर राजकुमारी की शक्तियां और उनकी चालाकी और जिम्मेदारियां को इस तरह से निभाते हुए देखकर दोनों राजकुमार थोड़ी ज्यादा ही सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि सिद्धि बहुत ज्यादा खुश होकर अपने महल के पीछे फूलों के गार्डन में बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर रुद्र आते हुए उसे नजर आया। रुद्र को देखकर दोनों राजकुमारियां उसके पास चली गई और दोनों ने एक साथ ही सवाल किया, क्या आरव भाई नहीं आए आपके साथ? जिस पर रुद्र ने उन्हें शांत करते हुए कहने लगा, तुम दोनों अभी इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं अभी उससे सारी चीज नहीं बताई है और मैं तुम्हें उसके बारे में जो भी बताए वह सच है। तुम दोनों भी जानते हो कि वह इस वक्त अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है, उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं है। अगर हमने उसे एक साथ सारी चीज बता दी तो उसके दिमाग में बहुत सारी सवाल पैदा होगा, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। पर भाई हमें लगता है कि आपको अब आरव भाई को उसे उनकी सच्चाई बता देनी चाहिए कि वह इस साम्राज्य की उत्तराधिकारी और राजकुमार है। इसके बाद हमें उनकी मदद करने का मौका भी मिलेगा और उनकी मदद से हम उनके दुश्मनों को भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद सुन करो, तूने मन ही मन कहा सारे दुश्मन तो उसकी अपने ही है, अपना खुद का भाई उसका दुश्मन बन बैठा है इस महल में। जब उसका घर ही उसके लिए मौत का खेल बन चुका है तो वह अपने आप को सुरक्षित रखेगा कहाँ? इसलिए जब तक उसे उसकी शक्तियां नहीं मिल जाती और अपने आप को वह खुद ही रक्षा नहीं कर सकता, तब तक ना मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की सच्चाई बता सकता हूं, नहीं मैं आ रहा हूं को इस महल में अकेला छोड़ सकता हूं। उसे ऐसे ख्यालों में देखकर रिद्धि ने कहा, मुझे भी सिद्ध की बात सही लग रही है, हमें आरव भाई को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। आखिर उनका पूरा हक बनता है अपने बारे में जानना का। वैसे भी महल में बहुत सारी चीज ऐसी चल रही है जिसे हमें समझने का मौका ही नहीं मिला, और अभी तक पिताजी ने हमें भी यह नहीं बताया कि यह जश्न हो किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए रख रहे हैं। यही बात मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि राजा कुंभदेव इस तरह की बेवकूफी तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि महल में किस तरह के हालात बने हुए हैं।
उन्हें इस वक्त वह आरव के बारे में कुछ नहीं जानते, क्यों, कहाँ है और सारी चीज और महल में हो रही घटना को वह भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? हम कुछ नहीं जानते, ना ही कोई जानता है। हमने सारी चीज पहले ही पता कर ली है, पर अब तक हमें पता नहीं चला कि पिताजी ने ये जश्न क्यों रखा है। पर मुझे लगता है उनके मन में बहुत सारी चीज चल रही है और वह कुछ बड़ा करने वाले हैं जिसका अंदाजा किसी को नहीं है। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि राजा कुंभदेव कुछ बड़ा करने वाले हैं। उससे पहले हमें आप उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। मुझे भी यहाँ आते हुए यही बातें सोच रहा था। केवल मैं आरव की कुछ और सच्चाई बता दूं तो मैं उसकी और भी ज्यादा मदद कर सकूंगा। मैंने उसे कुछ बातें ही बताई दी है जिस पर उसे विश्वास हो चुका है, और मैं उसे कैसे बताऊं कि वह इतने बड़े साम्राज्य को उत्तराधिकारी और राजकुमार है। आज मिशन के लिए वह यहाँ आया है, वह उसी का परिवार और साम्राज्य है। क्या? पीछे से आवाज आई जिससे रुद्र और दोनों राजकुमारी चौंक करने हो गए और वह पीछे मुड़कर देखने लगे तो पीछे आरव खड़ा हुआ था और उसका चेहरा इतना हैरान था कि जिसे देखकर दोनों राजकुमारी और रुद्र समझ गया कि आरव को सच्चाई पता चल गई है। पर सवाल यह था कि यहाँ पर आरव क्या कर रहा है? कोई कुछ कहता है उससे पहले आरव रुद्र के सामने आकर खड़ा हो गया और एक नजर उन तीनों को देखकर धब से साइड में रखे टेबल पर साइड में बैठ गया। कुछ समय की शांति के बाद वहां पर सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन चारों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। उन तीनों की नजर तो रुद्र पर थी तो वही आरव लगातार किसी गहरी सोच में घूम था। तभी अचानक से उसने अपना सर पकड़ लिया, जिसे देखकर रुद्र परेशान होते हुए कहने लगा, आरव शांत हो, जो इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सच्चाई जानकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, पर यकीन करो मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही वाला था। हाँ हाँ भय और शांत हो जाए, नहीं तो आपके सर का दर्द बढ़ाते जाएगा। तभी आरव के शरीर से सुनहरे रोशनी निकलने लगी और वह रोशनी आर के शरीर को ढक रहा था। ये देखकर रुद्र और दोनों राजकुमारी कुछ कदम पीछे हो गए। जब कुछ समय बाद वह रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी तो आरव ने अपने जगह से खड़ा हो गया और जल्दी से आंखें बंद करके अपने आप को काबू करने लगा। कुछ देर के बाद आरव ने अपने शरीर में उसे रोशनी को वापस समाहित करके अपने इस सुनहरी आंखों से रुद्र और राजकुमारी को देखा, फिर कहा, आपको कब पता चला कि मैं ही राजकुमार आरव हूँ? हमें ज्यादा समय नहीं हुआ है। जिस दिन मैंने आपको कक्षा के सामने गले लगाया था उसी दिन हमें सच्चाई पता चल गई थी। और उससे पहले रुद्रा भाई को आरव ने रुद्र को देखा तो रुद्र ने कहा, मुझे उसी दिन पता चल गया था। ये कहते हुए अब रुद्र ने आरव को शुरू से लेकर अब तक की सारी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर आरव का दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह इस वक्त इतना हैरान परेशान था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। उसे पता था कि वह एक राजकुमार है, पर आप उसे पता चल रहा था कि वह इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी है और उसके पीछे कई सारी दुश्मन भी मौजूद है। ये सब जानकर रुद्र का मन ऐसा लग रहा था कि वह वापस अपनी दुनिया में जाकर एक डॉक्टर वाली सीधी सादी जिंदगी जिए। भले ही वहां कई मुसीबतें थी, पर वह इस वक्त जिस सिचुएशन में फंस रहा है वैसे सिचुएशन तो वहां उसे कभी अपनी दुनिया में मिली ही नहीं। अब उसे वही अपनी पुरानी जिंदगी कई गुना ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसे ऐसे सोच में खोता देखकर दोनों राजकुमारी घबराने लगी। आरव ने कुछ कहा नहीं और बस चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। अब मुझे मेरे बारे में सब कुछ जानना है और साम्राज्य के बारे में और सभी चीजों के बारे में जितना कि मुझे पता होना चाहिए। ये सुनकर रुद्र और दोनों राजकुमारी ने राहत की सांस ली। फिर रुद्र उसे कुछ बताने ही जा रहा था कि तभी राजकुमारी ने कहा, भाई अब नहीं लगता है कि अभी आप दोनों के यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद हमारी शाही दावत शुरू हो जाएगी। इसमें आपको शामिल होना अनिवार्य है और आप इतने सालों बाद यहाँ आए हैं, तो अगर आप वहां पर अपनी उपस्थितियां नहीं देंगे तो सभी को बहुत बुरा लगेगा। आरव भाई को सच्चाई पता चल गई है, इसलिए आप कभी भी उन्हें सभी चीजों के बारे में बता सकते हैं। फिर सिद्धि ने रीति की तरह देखा, जिस पर रिद्धि मुस्कुराते हुए अपने जादू से एक कागज निकालकर आरव की तरह बढ़ा दिया। इसे बिना सूची आरव ने ले लिया। आज रात हम शही कक्षा में जाकर वह खुफिया रास्ता की नक्शा भी देखकर आ जाएंगे। कल सुबह तक आपको वह नक्शा भी तैयार करके दे देंगे। अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर दोनों राजकुमारी है वहां से गायब हो गई। ये देखकर आरव हैरान हो गया और कहने लगा, यह अभी इस एन कैसे? उसे इस तरह कहता देखकर रुद्र मुस्कुराया और कहा, उनकी शक्तियां बहुत अच्छी और शक्तिशाली है। जिस जादू का इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर पहुंचे थे उसी तरह वह यहाँ से गायब हो गई। तुमने तो अभी अभी जादू करना सीखा है, पर उनका जादू बचपन से ही अच्छा रहा है, इसलिए वह तुमसे पहले उस स्तर पहुंच चुकी है जिस शैली पर अभी तुम हो। रुद्र की बात सुनकर आरव ने सर हिलाया। युद्ध की बात सुनकर आरव ने सर हिलाया। लाया उसे याद आया वो यहाँ कैसे आया था। जब रुद्र ने अपनी बात कहकर कक्षा के बाहर चला गया तो कुछ देर आराम करने के बाद आरव को बहुत बेचैनी हो रही थी। वह कक्षा के बाहर भी नहीं जा सकता, इसलिए वह मेडिटेशन करने लगा। फिर मेडिटेशन करते हुए रुद्र के दादाजी के बताए गए मंत्र और कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करने के बारे में सोते हुए वह इस शक्ति के बारे में सोचकर सोकर इसका प्रयोग करने लगा। 2 बार फेल होने के बाद उसने इस शक्ति के स्तर को बढ़ाया और उसे शक्ति के ऊर्जा शक्ति से अपने मन तक मन को काबू करते हुए पता किया कि इस वक्त रुद्र कहाँ पर है। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए महल के आसपास के खाली खाली और अलग अलग जगह पर अपनी शक्ति की मदद से वहां पहुंच रहा था। उसी तरह वह उसे फूल वाले गार्डन में भी पहुंच गया।
इसके बाद रुद्र और दोनों राजकुमारी को इस तरह से बातें करते देखकर उसकी बात उनकी बातें सुनने का हुआ और चुपचाप हो उनके पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा, पर उसे नहीं मालूम था कि उनकी बातें उसके ही बारे में होगी और उसे इतनी बड़ी सच्चाई पता चलेगी। रुद्र आरव को लेकर वहां से गायब हो गया और अपने कक्ष में पहुंच गया। कक्षा में पहुंचने के बाद उसने आरव को देखकर कहा, और जबकि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो अभी के लिए मैं यहां से जा रहा हूं। शाही दावत खत्म होने के बाद में आकर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। तब तक तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। हालांकि तुम्हें वह जादू करना आ गया है जहां तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हो, पर अभी भी तुम पूरी तरह से इस जादू को सीखे नहीं हो, तो कम से कम अभी के लिए इस जादू को उपयोग में मत करना, नहीं तुम कहीं भी फंस सकते हो। आरव को रुद्र के बात सही लगी, इसलिए वह सर हिला दिया। तभी उनकी बातों को सुनकर कारण अपने नींद से जाग गया और उनके सामने आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हम आपके साथ नहीं चलेंगे शाही दावत के लिए? क्या तुम सारी लजीज खानों का अकेले ही लुत्फ उठाओगे? हम गरीबों के बारे में क्या, हमें तो कभी इस तरह का खाना खाने में नसीब भी नहीं हुआ। ये सुनकर रुद्र ने उसे देखा, फिर आरव को देखकर कहा, तुम्हें तुम्हारा खाना यही मिल जाएगा और वह भी सही दावत का ही है, तो अच्छा होगा कि तुम किसी के नजरों में आए बिना यहाँ आराम से अपनी लाजिश खानों का आनंद उठाओ। और करण तुम इस पर नजर रखना, कहीं ये फिर से इस कमरे के बाहर ना चला जाए। क्या ये कमरे के बाहर चला गया था? हाँ, उसे वक्त जब तुम सो रहे थे। बार बार बच्चा है यह, इसलिए जरा अपने दोस्त का ख्याल रखो और ऐसी कोई शैतानी ना करे दोबारा। तुम तो जानते हो ना महल के नियम कायदा कानून। ये सुनकर करण ने सर हिला दिया और गुस्से से आरव को देखने लगा और आरव को समझ गया कि अब उसकी क्लास लगनी पक्की है। मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है।